डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो ये आईआर स्पेक्ट्रा चल रहा है उसमें अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैंने जो है इसके बाकी जो भी वीडियोस हैं वो मैंने बीएससी की लिस्ट में डाले हुए थे, प्लेलिस्ट में, और अब मैंने आपकी भी प्लेलिस्ट में डाल दिए। तो जो इससे पहले वाले हैं कि एनहार्मोनिसिटी क्या है, और इससे भी रिलेटेड जो हमारे स्टार्टिंग के कि लीनियर हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो सब कुछ जो है उससे एनहार्मोनिसिटी, मोर्स पोटेंशियल डायग्राम, वो सब कुछ जो है मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। तो इससे पहले जो भी वीडियोस होंगे आप उसको देख कर आइएगा, तभी आपको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड with molecules in the gaseous state, since the overall rotation of the molecule in the condensed phase is hindered by intermolecular interaction। तो जो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो गैसियस स्टेट में होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो गैसियस स्टेट में ना होंगे, किसी कंडेंस्ड फेज में यानी लिक्विड फेज में हुए अगर वो, या सॉलिड फेज में अगर हुए वो, तो वहां पर क्या होगा, उनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो हिंडर्ड होगा। ठीक है, तो ओवरऑल रोटेशन जो है वहां पर, मतलब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन से उनका जो रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का, वो हिंडर्ड हो जाएगा। ऐसा मतलब देखिए, गैसियस में क्या होता है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो अगर ये रोटेट भी कर रहे हैं, अगर ये वाइब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पर। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हें लिक्विड स्टेट मान लें या सॉलिड स्टेट, वहां तो बिल्कुल ही पास पास हो जाएंगे। तो लिक्विड स्टेट में क्या है, ये बिल्कुल पास पास हो जाएंगे एक दूसरे से। जब ये पास पास हो जाएंगे, तो जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा और ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, तो और इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस क्योंकि ज्यादा होंगे। गैसेस स्टेट में क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस उतना ज्यादा काम भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पास पास में, जब कंडेंस्ड फेज में होते हैं तो ये पास पास होंगे। जब ये पास पास होते हैं तो इनके इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शन से जो इनका रोटेशन होगा मॉलिक्यूल का, वो हिंडर्ड होता है, नहीं रुक जाता है। आप समझ लीजिए, उसको डिस्टर्बेंस होती है, बस ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब्स रेडिएशन, जब कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, विच इज एनफ टू कॉज चेंज इन द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इट्स रोटेशनल एनर्जी में ऑल्सो चेंज। देखो, इसमें क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा, और इतना रेडिएशन एब्सॉर्ब करेगा कि उसके अंदर वाइब्रेशनल जो एनर्जी है उसमें चेंज हो। ठीक है, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज हो, इतना उसने रेडिएशन एब्सॉर्ब किया। तो वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज के साथ साथ उसकी रोटेशनल एनर्जी में भी चेंज होगा। क्यों? बिकॉज ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कंटेन्स वेरी क्लोजली स्पेस्ड रोटेशनल लेवल। क्योंकि वाइब्रेशन लेवल जो होता है वो छोटे छोटे रोटेशनल लेवल से मिलकर बना हुआ होता है। ये बात मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। देखो, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली हम क्या बता रहे हैं, देखो, वाइब्रेशन लेवल, सपोज अगर मैंने ये वाइब्रेशन लेवल बना दिया, v इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, v इज इक्वल टू 1 हो गया, v इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स सिर्फ एक सिंगल लेवल नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे रोटेशनल लेवल से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर मैं v इज इक्वल टू 0 की बात करूं, तो v इज इक्वल टू 0 सिर्फ ये एक लाइन नहीं है, ये कोई एक लेवल नहीं है, ये v इज इक्वल टू 0 है, ये बना हुआ है ये इन सब से मिलकर। यानी इस पूरे को हम कहेंगे कि ये v इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो छोटे छोटे लेवल्स बना रखे हैं हमने, ये होते हैं हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये कि अगर मॉलिक्यूल, इस समय हमने मॉलिक्यूल पर कोई लाइट डाली, लाइट इतनी डाली कि वो इसके वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज कर सके, मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज कर सके। चेंज करने का मतलब वो ऊपर, पहले जिस वाइब्रेशन, जितनी वाइब्रेशन थी उसमें एब्सॉर्ब करने के बाद उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाए, यानी उसके अंदर वाइब्रेशंस बढ़ जाए। ठीक है, तो वाइब्रेशनल एनर्जी में तो चेंज होगा ही होगा। सपोज देखो, यहां पर मैं एक बना लेती हूँ, ये है हमारा सपोज v इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 0 to 1, जब मैं यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, इसने लाइट को एब्सॉर्ब किया, और एब्सॉर्ब करने के बाद उस रेडिएशन को ये क्या एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होकर ऊपर वाली स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पर तो दिख रहा है, इस वाले डायग्राम में तो दिख रहा है कि ये ऐसे सिंगल सा ट्रांजिशन हो गया कि v0 से v1 में हुआ। लेकिन एक्चुअल में अगर ये ट्रांजिशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा।
तो जब ये चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ हम ले जा रहे हैं इस चेंज को, तो देखो साथ-साथ ये रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी तो चेंज हो रहा है। भाई पहले रोटेशनल लेवल थी, यहाँ पर थी उसकी रोटेशनल एनर्जी, लेकिन अब धीरे-धीरे बढ़कर वो इतनी ये सारे ये तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ही हैं। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी चेंज होने के साथ-साथ उसके रोटेशनल एनर्जी में भी चेंज होता है। क्योंकि हमारे सारे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स छोटे-छोटे रोटेशनल इस लेवल से भी मिलकर बने हुए होते हैं। तो हेंस ईच एब्जॉर्प्शन बैंड which is due to a particular vibrational energy change will exhibit a number of closely spaced absorption lines due to change in the rotational energy। तो इसकी वजह से अगर ये होता ना सिंगल, तो हमें एक लाइन सी मिल जाती, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें एक लाइन मिल जाती, लेकिन हमारा एक्चुअल में होता है ये वाला केस कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज के साथ साथ उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हमें जो बैंड मिलता है ना, वो जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है वो बैंड की शेप में मिलता है, थोड़ा सा मतलब एक लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा कह लीजिए मिलता है। तो इक्वली स्पेस्ड लाइन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये इक्वली स्पेस्ड लाइन किसकी वजह से अराइज होती है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज हुआ है। तो these rotational line appear simultaneously with the change in the vibrational energy। तो यही बताया गया कि ये रोटेशनल लाइंस क्यों अपेयर हुई है, क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होने के साथ साथ उनकी रोटेशनल एनर्जी में भी चेंज हुआ। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम सो ऑब्टेन, तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसा होगा। एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा, तो वाइब्रेशन एनर्जीज ऑफ सिंपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सच एज HF है, HCl है, CO है, आर इन द रीजन। वाइब्रेशन एनर्जी हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हम बात करते हैं जब आईआर रीजन की बात करते हैं, आईआर रीजन से, क्योंकि मॉलिक्यूल में आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये आईआर रेडिएशन की जो रेंज होगी वो होती है 4000 टू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये अलग अलग बुक्स में बेटा अलग अलग दी हुई है, तो रेंज पर आप मत जाइएगा, लगभग लगभग इतनी होती है। वाइल सच मॉलिक्यूल्स हैव रोटेशनल एनर्जीज ऑफ 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स, और रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स। दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये 10 सेंटीमीटर दोनों 1 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स है, ये हमारी 2000 to 4000 है, ठीक है। तो सिंस द वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जीज आर वाइडली डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, एक 1000 में और एक खाली 10 में ही है। तो वी में एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पर हम ना कुछ चीजों को एज्यूम करेंगे, ठीक है, तो मान लेंगे, मतलब तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि कंसिडर दैट अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन एग्जीक्यूट वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस क्वाइट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं और जो रोटेशन हो रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब वाइब्रेशन की वजह से रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रोटेशन की वजह से वाइब्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो है इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों अपना इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट हो रहे हैं या रोटेशन हो रही है, वो सब इंडिपेंडेंटली हो रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स that the total vibration rotation energy is simply the sum of vibration and rotation energy of a diatomic molecule। तो इसका मतलब जो टोटल हमारी वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी आएगी वो क्या होगी, सिंपली हम सम कर लेंगे एक मॉलिक्यूल की। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी भी है वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, और रोटेशनल एनर्जी भी है रोटेशन की वजह से। अब अगर कोई बोले इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, टोटल वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल वाइब्रेशन एनर्जी को हम कैसे निकाल सकते हैं, वाइब्रेशन और रोटेशन को V प्लस R करके। ये तो हो गई टोटल वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी, और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं कि उसकी कितनी वाइब्रेशन एनर्जी और कितनी रोटेशन एनर्जी, दोनों का सम करके निकाल सकते हैं। और यही थी हमारी, दिस इज द बोन ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। बोन ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये बोन ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन क्या था कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है वो उसकी काफी सारी एनर्जी से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है। बस ट्रांसलेशनल को हम वहां पर स्किप कर देते हैं क्योंकि वो क्वांटाइज नहीं होती, हम सिर्फ क्वांटाइज एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने खाली वाइब्रेशनल और रोटेशन एनर्जी के बारे में ही का ही सम किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं।
तो ये था हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। वो ये बोलता था कि वाइब्रेशन और रोटेशन मतलब यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। तो इसीलिए हम जब यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालेंगे वाइब्रेशन रोटेशन, तो हम क्या करेंगे, ई आर ओ टी डॉट का मतलब है रोटेशनल एनर्जी और ई वी आई बी डॉट का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये टोटल वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी, जो कि जूल्स में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। और अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना है, जूल्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, ये सब भी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप ना एक रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, क्योंकि जैसे आपके यहाँ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है सिलेबस में, तो अभी मैं अलग से तो उसका कोई वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, टाइम नहीं है इतना। तो आप इतने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिएगा, वहां से भी आपको काफी सारे आपके टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे उस वाले वीडियो में। ये बीएससी फोर्थ सेम की प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करते हैं एनर्जी को, तो एनर्जी को हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं। ये जो सिंबल होता है ये एप्सिलॉन कहलाता है। तो एप्सिलॉन टोटल इज इक्वल टू एप्सिलॉन रोटेशन प्लस एप्सिलॉन वाइब्रेशन। तो टेकिंग द सेपरेट एक्सप्रेशंस फॉर एप्सिलॉन रोटेशन एंड एप्सिलॉन वाइब्रेशन, उसके लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग जो है रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, इन दोनों को हमने दोनों की वैल्यूज हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगर हमें टोटल निकालना है, तो एप्सिलॉन जे वी का क्या मतलब, जे होता है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर और वी होता है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो इसको अगर हम वही प्लस करेंगे, तो वही जो ऊपर लिखा हुआ है वही है नीचे लिखा हुआ है। जे हमारा रोटेशनल एनर्जी के लिए आया है और वी जो है हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए आया है। अब हम जो एप्सिलॉन जे, ये हम कहां से निकालेंगे, ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ी, अगर आप पढ़ के आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो पढ़ लीजिएगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक चीज हम मानते हैं रिजिड रोटर, ठीक है, एक चीज होती है रिजिड रोटर और एक होता है नॉन रिजिड रोटर। हम इन दोनों की एनर्जी को ही पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। तो रिजिड रोटर का मतलब क्या हुआ कि अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, और मॉलिक्यूल में इस समय रोटेशन, रोटर मीन्स उसमें रोटेशन हो सकती है, ठीक है, तो वो रोटर कहलाता है। रिजिड रोटर का मतलब होगा जिस समय इस मॉलिक्यूल में रोटेशन होगी। जैसे रोटेशन से क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं इस तरह से, तो थोड़ी देर बाद इसकी सिचुएशन ऐसी ऐसी हो जाएगी। फिर मैं फिर से इधर की साइड फिर रोटेट कराऊं ऐसे करके, तो फिर से ये वापस ऐसे और ऐसे आ जाएगा, तो ये रोटेशन हो रही है। तो रिजिड रोटर में ये मानते हैं कि जब ये रोटेशन कर रहा होगा, तो मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है यानी बॉन्ड लेंथ है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। रोटेशन हो, रिजिड रोटर में हम ये मान के चलते हैं रोटेशन के दौरान मॉलिक्यूल में कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, ठीक है। और उससे जो हमारा फॉर्मूला हम एनर्जी का निकालते हैं, वो हमारा आता है बी जे प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर बी हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है और जे हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक। रोटेशनल क्वांटम नंबर हर एनर्जी लेवल को दिखाता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप, अभी मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले आप फिलहाल इसके लिए लिख ले रहे हैं कि रिजिड रोटर के लिए एनर्जी की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है, ठीक है। और नॉन रिजिड रोटर क्या होता है, नॉन रिजिड रोटर में भी रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि रोटेशन के दौरान मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल केस है। रिजिड रोटर हमारा एक्चुअली हमने एक आइडियल केस मान लिया है कि ऐसा होता होगा, लेकिन आइडियल तो नहीं हो पाता कुछ भी। एक्चुअल मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, वो नॉन रिजिड रोटर होता है। तो वो ये वहां पर ये माना जाता है कि मॉलिक्यूल में रोटेशन के दौरान वाइब्रेशन भी होते हैं, और वाइब्रेशन होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो ये एटम के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, ये घटेगी या बढ़ेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बताए थे और बेंडिंग वाइब्रेशन भी बताए थे। तो ये कई टाइप के वाइब्रेशंस जो होते हैं, इनकी वजह से, जैसे अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल में, तो बॉन्ड लेंथ घटेगी भी और बढ़ेगी भी, घटेगी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ में डिस्टॉर्शन होगा। और इस डिस्टॉर्शन की वजह से एक टर्म इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो उसकी वजह से जब हम एनर्जी निकालते हैं, उसमें क्या होगा, अब जे प्लस वन तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक डिस्टॉर्शन कांस्टेंट और इसमें लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू मतलब अब जो हम रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे नॉन रिजिड रोटर के केस में, वो ये निकलती है। तो ये हमारा एक्चुअल केस होता है और ये ऊपर वाला हमारा आइडियल केस था, ठीक है। तो जब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ, जो एप्सिलॉन जे की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो हम ये एक्चुअल वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये एप्सिलॉन जे की वैल्यू है एक्चुअल में, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखी है। तो एप्सिलॉन जे की जगह जो पिंक कलर में मैंने लिख दिया ना, ये पूरी एप्सिलॉन जे की वैल्यू मैंने लिखी। हमें क्या करना है अपने फॉर्मूला में, हमें
ई जे ई सॉरी एप्सिलॉन जे वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे प्लस एप्सिलॉन बी लिखना है। तो एप्सिलॉन जे की वैल्यू ये जो मैंने सबसे नीचे लिखी है ये होती है, तो इसी को ये पिंक कलर में यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालनी है एप्सिलॉन बी की वैल्यू। और एप्सिलॉन बी कहाँ से आया? एप्सिलॉन बी हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, और वाइब्रेशन एनर्जी कहाँ से कैसे पढ़ेंगे, वहां पर भी दो केस हम लेते हैं। एक होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एक होता है ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जब हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर निकलती है बी प्लस हाफ ओमेगा बार ओएससी, यानी ये ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा बार ओएससी का मतलब ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर वहां पर वाइब्रेशन हो रही है, और वी हमारा है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर। तो ये तो निकलती है एसएचओ की एनर्जी। ये सब बेटा मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहां जाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा? बी प्लस हाफ, ये जो सेकंड वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी की पूरी ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू है। तो अब जो हमारा रियल केस होता है बेटा वो हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ही होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम ये मानते हैं कि वाइब्रेशन के दौरान जो भी ये बॉन्ड लेंथ है हम इसको कितना ही स्ट्रेच करें ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एजम्पशन था कि बॉन्ड को हम कितना ही खींचे, दो एटम्स को बहुत दूर दूर एक दूसरे से ले जाए, मतलब ये दोनों एटम जो मैंने यहाँ दिखाए हैं अगर मैं इनको एकदम बहुत दूर दूर ले जाऊं तो भाई ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि दोनों के बीच का अट्रैक्शन तो कहीं ना कहीं खत्म होगा ही होगा। तो ये बॉन्ड जो है वो टूटता है, और ये टूटता है बॉन्ड, इसी को हमने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में समझाया हुआ है। तो तब जब ये तो हमारा एक्चुअल केस हुआ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसकी वजह से जो एनर्जी निकली वो ये जो इस वाली ये जो पिंक वाला है ये तो हमारी रोटेशनल एनर्जी थी, और जो ये ऑरेंज वाली है ये हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी की निकलती है इन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। ठीक है, तो ये जो दोनों की हम एक्चुअल एनर्जी लिख रहे हैं, रोटेशनल एनर्जी भी एक्चुअल लिख रहे हैं और जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो भी हम इसमें एक्चुअल लिख रहे हैं। अब एक बार मैं सबको इरेज कर देती हूँ। ठीक, तो हमारे पास ये हम यहां निकालने जा रहे थे, तो ये वाली पिंक वाली वैल्यू इस एप्सिलॉन जे की है और ऑरेंज वाली वैल्यू ये एप्सिलॉन वी की है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली वी शैल इग्नोर द स्मॉल सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो वो जो बॉन्ड में डिस्टॉर्शन हुआ था उस डिस्टॉर्शन की वजह से एक डिस्टॉर्शन टर्म, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट हमारा रोटेशनल एनर्जी में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं। स्मॉल वैल्यूज के लिए हम इस डी को जो है इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम इस इक्वेशन को फिर कैसे लिखेंगे? बस अब ये डी जे स्क्वायर वाली टर्म जो है यहाँ से हट जाएगी और ये हमारी टर्म आ जाएगी टोटल एनर्जी की, टोटल वाइब्रेशन रोटेशन एनर्जी की, ये हमारी टर्म आ जाएगी। ठीक है, और यही वैल्यू आपको याद भी रखनी है बेटा, ये हमारी आगे बहुत हेल्प करेगी जब हम अभी आगे पढ़ेंगे वीडियो में। द रोटेशनल एनर्जी लेवल कॉरेस्पॉन्डिंग टू v इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1 ऑब्टेन फ्रॉम द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन से जो हमें रोटेशनल एनर्जी लेवल्स मिले हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 वो हमने यहाँ दिखा दिया है इस डायग्राम में। देखो ये हमारा पूरा का पूरा है v इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा है v इज इक्वल टू 1। ठीक, तो v इज इक्वल टू 0 हमारा लोअर लेवल हो गया और v इज इक्वल टू 1 हमारा एक्साइटेड स्टेट, ये यानी हम इसको v इज इक्वल टू 0 को ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं, और ये हमारी हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और मैंने भी आपको बताया कि ये पूरा का पूरा v इज इक्वल टू 0 यानी कि पूरा का पूरा एक लेवल है, वाइब्रेशन लेवल है। और ये वाइब्रेशन लेवल क्योंकि बहुत सारे इस रोटेशन लेवल से मिलकर बना हुआ है, तो ये रोटेशन लेवल्स भी यहाँ बना रखी है, जो डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी लाइनें दिखा रखी हैं, ये सब लाइंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रोटेशन लेवल को। और रोटेशन लेवल को हम दिखाते हैं रोटेशन क्वांटम नंबर से, वाइब्रेशन लेवल को दिखाते हैं हम वाइब्रेशन क्वांटम नंबर v से। तो यहाँ पर v लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1। और रोटेशन लेवल को हम दिखाते हैं रोटेशन क्वांटम नंबर से, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर ये है j डबल डैश। ठीक है, लोअर लेवल को हम j डबल डैश से दिखाते हैं और ये हायर लेवल को हम j डैश से दिखाते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये लेवल्स की वैल्यू लिखी हुई, जैसे v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 1 है, ऐसे ही j डबल डैश इज इक्वल टू 0, j डबल डैश इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3। तो ये सारी वैल्यूज जो है हमारी वो j डबल डैश की है और ये सारी वैल्यूज हमारी j डैश की है। ठीक है, और इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है वो धीरे धीरे जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, ये एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस भी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता चला जाता है। ठीक,
तो अब अगर हमें कोई ट्रांजिशन ये देखना है कि हमारा मॉलिक्यूल सपोज यहाँ v इज इक्वल टू 0 में है और v इज इक्वल टू 0 से वो v इज इक्वल टू 1 में पहुंच गया, ठीक है, वो किसी भी लेवल में, रोटेशन लेवल में तो आ ही रहा है चेंज, वाइब्रेशन लेवल में भी आ रहा है, तो मतलब वाइब्रेशन लेवल में जब चेंज आएगा तो साथ साथ रोटेशन लेवल में भी चेंज आएगा आएगा, ठीक है। देखो जैसे ये यहाँ पर हमारा 5th नंबर रोटेशन लेवल में है, अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है तो देखो 6 नंबर को भी क्रॉस कर रहा है, 7 नंबर को भी क्रॉस कर रहा है, तो इसके रोटेशन नंबर में भी तो चेंज आ रहा है। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि अगर हम अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ट्रांजिशन v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, तो इसका मतलब j की वैल्यू में भी चेंज हो रहा है और v की वैल्यू में तो हो ही रहा है चेंज, ठीक है। और इससे अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना हो दोनों के बीच का, देखो एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमारा E1 है सपोज और ये हमारा E2 है, तो ये जो एनर्जी की वैल्यू होगी और एक ये एनर्जी की वैल्यू होगी, हम हमेशा डेल्टा E, डेल्टा का क्या मतलब होता है चेंज, और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल स्टेट में से हम इनिशियल स्टेट की एनर्जी को माइनस कर देंगे अगर हमें एनर्जी चेंज निकालना है। फाइनल क्या होगा इसमें, जहां पर मॉलिक्यूल इनिशियली यहां प्रेजेंट था, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऊपर अगर चला गया या कितनी लाइट एब्जॉर्ब करे कि वो ऊपर चला जाए, तो अगर हम डेल्टा ई निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस, और वो डिफरेंस हम क्या निकालते हैं, फाइनल स्टेट यहाँ पर E2 है और इनिशियल स्टेट यहाँ पर E1 है, तो E2 में से हम E1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी ठीक हमें वही करना है कि हमें हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी को माइनस करना है। तो हायर एनर्जी लेवल में देखो ये हमारे एप्सिलॉन जे वी की वैल्यू है, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी एप्सिलॉन जे वी की है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम हायर एनर्जी लेवल की वैल्यूज रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो है बी जे प्लस 1 लिखा है, तो बी में तो कोई चेंज नहीं होगा, जे की वैल्यू, जे की जगह हम क्या लिखेंगे, जे डैश लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हायर लेवल में जे की वैल्यू जे डैश से हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बी जे डैश हो जाएगा, और जे इस जे प्लस 1 में भी जे डैश, जहां पर भी जे लिखा हुआ होगा वहां पर हम उसे जे डैश लिखेंगे बस। ये पूरी इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू है, हर लेवल के लिए एनर्जी की वैल्यू है। तो बस हमें इसमें क्या करना है, कहां से हम शुरू हुए और कहां पर हम खत्म हुए, तो फाइनल स्टेट से माइनस करेंगे हम लोअर स्टेट को, ग्राउंड स्टेट को, या फाइनल में से इनिशियल को, और फाइनल स्टेट में जे की वैल्यू क्योंकि जे डैश थी इसलिए हमने यहां पर जहां जहां भी जे लिखा होगा उसकी जगह जे डैश करेंगे। अब नेक्स्ट ये जो ऑरेंज वाला वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली सेकेंड वाला, इसमें हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट करेंगे। अब वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में मॉलिक्यूल नीचे था, फाइनल स्टेट में मॉलिक्यूल ऊपर पहुंचा, तो फाइनल स्टेट में वी की वैल्यू हमारी क्या है, वी इज इक्वल टू 1, तो इसलिए जहां जहां इस ऑरेंज वाले फॉर्मूला में वी आया है उसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो हम 1 लिखेंगे, और यही चीज मैंने आगे भी समझाई हुई है, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि हम हायर लेवल के लिए यानी एक्साइटेड स्टेट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें क्या करना है, बस जहां जहां इस फॉर्मूला में जो ये जो हमारा एप्सिलॉन टोटल का फॉर्मूला है, जे की जगह तो हम जे डैश रखेंगे और वी की जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। और अगर ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी फाइनल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट हमारी फाइनल स्टेट है और ग्राउंड स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है, तो हमें ऊपर वाली स्टेट में से नीचे वाली स्टेट को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी को, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में हम क्या करेंगे, जे की जगह पर इसी फॉर्मूला में, जो ये हमारा टोटल वाला फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में जे की जगह हम जे डबल डैश लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट है, ये नीचे वाली स्टेट जो ये पूरी की पूरी स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है हमारी, और इस ग्राउंड स्टेट में जे की वैल्यू क्या है हमारी, जे डबल डैश है, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 है, तो हम बी की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा सेम है, बस इस फॉर्मूला में हमें फाइनल में से इनिशियल स्टेट को माइनस करना है और बस जे की जगह जे डैश लिखना है फाइनल वाली के लिए, और इनिशियल वाली के लिए जे डबल डैश लिखना है, फिर v की वैल्यू 1 लिखनी है फाइनल वाले के लिए और v इज इक्वल टू लिखना है 0 इनिशियल वाले के लिए, बस इतना करना है आपको। तो बस अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब द सिलेक्शन रूल्स फॉर अ कंबाइंड वाइब्रेशन रोटेशन ट्रांजिशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल आर द सेम एज दोस फॉर ईच ऑफ देम सेपरेटली। मतलब जब हमने इनको अलग अलग स्टडी किया था, जब हमने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की और जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी की, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि वहां पर सिलेक्शन रूल्स क्या थे। सिलेक्शन रूल्स क्या बताते हैं हमें, सिलेक्शन रूल्स ये बताते हैं हमें कि देखो ये अगर J है,
ठीक है, जे की वैल्यू में कितना चेंज होना चाहिए, मैं सिर्फ जे की वैल्यू दिखा रही हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हो सकता है? अगर मॉलिक्यूल यहाँ है तो ये सिर्फ जे, डेल्टा जे मतलब जे में चेंज, जे में कितना चेंज होना चाहिए प्लस या -1 का, यानी या तो वो एक लेवल ऊपर जा सकता है, और अगर वो ऊपर वाले लेवल में है तो वो एक लेवल नीचे भी आ सकता है। मान लीजिए वो सेकेंड लेवल में है, तो सिलेक्शन रूल हमें ये बोलते हैं कि वो -1 का मतलब होगा 2 से 1 में आ सकता है, और +1 का मतलब होगा 2 से 3 में आ सकता है। यानी जे की वैल्यू में सिर्फ 1 यूनिट चेंज हो सकता है, या तो +1 ऊपर जाने के लिए या -1 नीचे जाने के लिए। तो ये सिलेक्शन रूल, इसी के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होते भी है। सिलेक्शन रूल्स को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बेटा। और ये डेल्टा भी, ये हमारा आता था एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस। तो वहां पर हम क्या करेंगे, +-1 +-2 +-3, यानी वाइब्रेशन एनर्जी लेवल। वाइब्रेशन एनर्जी लेवल के लिए ये बोल रहा है, अगर ये V इज इक्वल टू 0 है, ये v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू 3, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि इसमें +-1 +-2 +-3 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर लोअर लेवल में है हमारे मॉलिक्यूल, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फर्स्ट लेवल में भी जा सकता है, वो सेकंड लेवल में भी जा सकता है, वो थर्ड लेवल में जा सकता है, वो फोर्थ में भी जा सकता है, वो कहीं भी, मतलब कोई भी ट्रांजिशन उसमें हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है और उतना ही वो नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे ट्रांजिशन होते हैं। अब वही जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में समझाया कि लेट अस कंसीडर ओनली द वाइब्रेशन ट्रांजिशन फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1। हम सिर्फ वो ट्रांजिशन कंसीडर कर रहे हैं जो v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 हो रहा है, और साथ ही साथ द साइमल्टेनियस रोटेशनल ट्रांजिशन फ्रॉम j डबल डैश टू j डैश। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0 नीचे था और v इज इक्वल टू 1 ऊपर है। ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा है। नीचे के लिए हम क्या मान रहे हैं, j को j डबल डैश मान रहे हैं, और ऊपर हमारा j डैश है। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी फाइनल स्टेट, और ये हमारी हो जाएगी इनिशियल स्टेट। ठीक है, स्टार्टिंग में मॉलिक्यूल यहां है इसलिए इनिशियल स्टेट, लाइट को एब्सॉर्ब करने के बाद वो ऊपर जाएगा इसलिए ये फाइनल स्टेट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इज गिवन बाय, टोटल एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, तो हम वही डेल्टा में कोई चेंज देख रहे हैं हम, तो डेल्टा ई जे भी हम कैसे निकाल सकते हैं, ई नहीं बोल रही, एप्सिलॉन है ये, मैं बार बार इसको ना ई बोल दूंगी गलती से, तो बेटा आप समझ लीजिएगा ये एप्सिलॉन है। ठीक है, तो एप्सिलॉन देखो हम कैसे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। फाइनल स्टेट में हमारा देखो जे डैश है और v इज इक्वल टू 1 है, तो वही हमारा यहाँ पर हमने दिखा रखा है ना, फाइनल स्टेट में जे डैश है और v इज इक्वल टू 1 है। एक बार मैं जरा कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक, और देखो इनिशियल स्टेट में क्या है, इनिशियल स्टेट यानी स्टार्टिंग वाली नीचे वाली स्टेट, उसमें v इज इक्वल टू 0 है और j की वैल्यू डबल डैश से हम दिखा रहे हैं, तो ये हमने लिखा। अब यही वैल्यूज हमें पुट करनी है अपने वो वाले फॉर्मूला में जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, j प्लस 1 प्लस v प्लस हाफ ओमेगा बार ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा बार ई और एक्स ई, यही तो फॉर्मूला था जो हमारा डेल्टा एप्सिलॉन जेवी के लिए निकला था। तो बस हमें क्या करना है, बस इसी में, इसमें से बस फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि फाइनल के लिए हम जे की जगह सिर्फ जे डैश लिखेंगे, तो मैंने यहां लिख दिया है पिंक में, अगर आप देखें बी जे डैश और जे डैश प्लस 1, और v की वैल्यू हर जगह क्या रखी जाएगी, 1 रखी जाएगी। तो पहले वाले ब्रैकेट में, जो पहला वाला ब्लू ब्रैकेट है, उसमें v की वैल्यू मैंने 1 रखी, एक ये 1 लिखा हुआ है और एक यहां पर 1 लिखा हुआ है। ये तो हमारी हो गई फाइनल स्टेट। अब माइनस करेंगे हम इनिशियल स्टेट को, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट में इसी वाले फॉर्मूला में हम j की जगह डबल डैश रखेंगे, तो वो j डबल डैश रखा, और v इनिशियल स्टेट में क्योंकि 0 है तो हमने v की जगह 0 रख दिया। ठीक, अब बस इसी को हमें सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारा ये आंसर आया, अब कैसे आया वो देख लेते हैं। देखो बी जे प्लस डैश, तो वो एज इट इज, वो प्लस का है, वो हमने प्लस का एज इट इज लिख दिया। बी जे डबल डैश प्लस 1 माइनस का है, तो वो हमने माइनस का लिख दिया। ये तो हमारा एज इट इज लिखा गया। ठीक, अब हमें ये देखना है कि ओमेगा बार ई 1 माइनस 2 एक्स ई कैसे आया। देखो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है 1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या होता है 3/2, और ये प्लस का है 3/2, और आगे लिखा हुआ है ओमेगा बार ई, फिर है माइनस, और फिर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, और यहां पर आपको क्या करना है इसका, यानी कि 3/2 का स्क्वायर करना है, और 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4,
और ये होगा ओमेगा बार ई एक्स ई। ठीक है, मैं अब ये ब्रैकेट खोल के लिख रही हूँ, ये माइनस साइन आएगा तो मैंने यहाँ माइनस लिखा, और क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो इसलिए मैं माइनस साइन के साथ लिख रही हूँ। और माइनस साइन के साथ हम इस वाले इक्वेशन को क्या लिखेंगे, 0 प्लस हाफ हाफ हो जाएगा ओमेगा बार ई। और देखो ये माइनस साइन है, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। और क्योंकि अब ये हाफ का स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 ओमेगा बार ई एक्स ई। अब जो ओमेगा बार ई वाला वो है उसको हम सॉल्व करेंगे, 3/2 ओमेगा बार ई माइनस 1/2 ओमेगा बार ई। तो कितना बचेगा, खाली ओमेगा बार ई तो बचेगा। 3/2 ओमेगा बार ई में से अगर आप 1/2 ओमेगा बार ई को कॉमन ले रही हूं मैं, ठीक है, ये ऐसे करेंगे तो ये 2/2 ही तो आएगा बेटा, 2/2 हमारा खाली ओमेगा बार ई बचेगा, वो हमने लिख दिया। फिर क्या बचेगा हमारा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या बचा, -9/4 और +1/4, तो ये कितना हो जाएगा, -8/4 ओमेगा बार ई एक्स ई। और ये 4 2 जा 8 कट सकता है, ठीक है। और हम यहाँ पर ओमेगा बार ई को कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बचेगा, ओमेगा बार ई तो है ही 1 माइनस, और ये 8/4 का 2 आ गया है तो 2 एक्स ई ये बचेगा। इससे हमारा ये आया, तो उसी को मैंने यहाँ लिखा। तो चाहे तो आप पूरा खोल के एग्जाम में लिख दीजिएगा, और चाहे आप इसको शॉर्ट में, वैसे पूरा आपको खोल के ही लिखना पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे, वरना याद करना तो मुश्किल है। तो ओमेगा बार ई 1 माइनस 2 एक्स ई इस तरह से आया है, ये जो मैंने आपको बताया। अब इसी ओमेगा बार ई 1 माइनस 2 एक्स ई को हम लिख ले रहे हैं ओमेगा बार 0, ठीक है। बार बार हमें ये ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको ओमेगा बार 0 कर दिया, ठीक, प्लस, और ये तो हमने एज इट इज उतार दिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। एक बार मैं फिर इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहां पर बस इसकी जगह हमने लिख दिया है ओमेगा बार 0, और आगे का तो हमारा एज इट इज रहा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब हमारे पास दो केसेस हैं, क्या, एक तो ये कि व्हेन डेल्टा जे इज इक्वल टू +1, ठीक है। हमने वाइब्रेशनल का तो हमने मान लिया था कि v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 ही हो रहा है, ठीक है। और साइमल्टेनियस रोटेशनल ट्रांजिशन माना है फ्रॉम जे डबल डैश टू जे डैश, लेकिन वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा जे है वो +1 है, यानी जे की वैल्यू में सिर्फ +1 से चेंज हो रहा है, सिर्फ +1 से। तो इसका मतलब क्या है, देखो नीचे हमारा क्या था, जे डबल डैश, और ऊपर क्या है हमारा जे डैश, ऐसे ही तो है। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा का क्या मतलब, डेल्टा जे का क्या मतलब हुआ कि ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी और ये हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी। तो फाइनल में से यानी जे डैश में से अगर हम जे डबल डैश माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, तब हमारे पास डेल्टा जे की वैल्यू आएगी। और हम मान रहे हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू 1 +1, तो जे डैश माइनस जे डबल डैश इज इक्वल टू हम +1 लिख सकते हैं। तो वही हमने यहां लिखा है, जे डैश माइनस जे डबल डैश +1, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं जे डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये माइनस जे डबल डैश जब इधर की साइड जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये जे डबल डैश +1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई, जे डबल डैश +1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, जे डैश की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मैंने दोबारा से यहाँ लिख दी है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ जे डैश की जगह जे डबल डैश +1 लिखना है। तो यानी जब ये जे डैश था तो इसकी जगह हमने ये जे डबल डैश +1 लिखा, फिर जे डैश था तो इस जे डैश की जगह हमने ये जे डबल डैश +1 लिखा, और +1 तो यहाँ पर एक बार ऑलरेडी था तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली हमारी जे डैश की वैल्यू आई और ये हमारी जे डैश की वैल्यू आई, +1 तो ऑलरेडी था, और माइनस के बाद तो सेम जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, देखो एक बार मैं फिर से इरेज करती हूँ इसको बेटा। हाँ, यहाँ पर क्या है, देखो इस ब्लू वाले ब्रैकेट में j+1 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी j+1 है और यहाँ पर भी j डबल डैश +1, ठीक है। तो b तो पहले से ही था बाहर, j डबल डैश +1 को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये j डबल डैश, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर माइनस साइन और j डबल डैश, तो ये j डबल डैश आ गया, ठीक है। और ये प्लस का j डबल डैश और ये माइनस का j डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, जे डबल डैश +1 बचेगा, वो बच गया। बाहर एक तो बी लिखा हुआ है और इधर की साइड 2 लिखा हुआ है, तो बस हमने 2b को एक साथ लिख दिया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आएगी, और जहां पर जे डबल डैश की वैल्यू हम 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 जब वैल्यू आई तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 आई। ये इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें डिराइव भी करना था, इसी से हम लाइंस निकालेंगे आगे, ठीक है।
अब दूसरा केस हम कंडीशन क्या थी, हम क्या मान के चलेंगे, डेल्टा जे इज इक्वल टू -1। डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 का मतलब है जे डैश माइनस जे डबल डैश अब की बार -1 मानेंगे। यहां से अगर हमें जे डबल डैश की वैल्यू निकालनी है तो जे डबल डैश की वैल्यू जे डैश प्लस 1 निकलेगी, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। कि अगर हम ये वाले वन को -1 को इज इक्वल टू से इधर लाए तो ये +1 हो जाएगा, और माइनस जे डबल डैश को इज इक्वल टू से इधर लाए तो जे डबल डैश हो जाएगा, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में अब जे डबल डैश की वैल्यू रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है, तो ये शुरू वाली तो बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि हमें तो सिर्फ जे डबल डैश की वैल्यू लिखनी है। तो ये जो जे डबल डैश है इसकी वैल्यू हमने जे डैश 1 लिख दी, जे डैश प्लस 1 लिख दी, ठीक है। और फिर ये जो आगे जे डबल डैश 1 है, जे डबल डैश है ब्रैकेट में, उसकी भी वैल्यू हमने, यानी ये वाली वैल्यू पहले वाले जे डबल डैश के लिए आई, और ये वाली वैल्यू यानी जे डैश प्लस 1 ये दूसरे वाले जो ब्रैकेट के अंदर जे डबल डैश है उसकी, और +1 तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, ठीक। बस फिर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब की बार हमने जे डैश प्लस 1 को कॉमन लेना है, जे डैश प्लस 1 यहां भी, एक सेकेंड मैं इसको फिर से इरेज करती हूँ। ये सिंपल सी मैथ्स है बेटा, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो बी तो हमारा था ही, ये जे डैश प्लस 1 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहां पर जे डैश बचा, वो जे डैश लिख दिया, माइनस, तो माइनस साइन लगा दिया हमने, ठीक है। और ये क्या था, क्योंकि ये तो हम कॉमन ले ही चुके हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा जे डैश, और क्योंकि माइनस साइन जा रहा है, माइनस साइन ये दोनों प्लस को माइनस करता हुआ जाएगा, इसलिए -2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्लस जे डैश से माइनस जे डैश कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, ये तो बचेगा ही, ये देखो माइनस का 2 बचा है, तो जब हम इसको बी के साथ लिखेंगे तो -2 भी हो जाएगा, और जे डैश प्लस 1 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जे डैश की वैल्यू आ गई ये। तो ये इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हमारी कैसे आई, डेल्टा जे प्लस 1 और -1 रख के। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा ये तो है ही लिखा हुआ, ओमेगा बार 0 प्लस 2b m, देखो 2b तो सब्जेक्ट उसमें भी था, वहां पर क्या था, जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो हमारी थी ओमेगा बार 0 प्लस 2b, और वहां पर आया था, देखो वहां पर आया था जे डबल डैश प्लस 1, ठीक है, जे डबल डैश प्लस 1, ठीक है। तो हमने 2 और 3 को, ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी और ये है इक्वेशन नंबर 3, अगर इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हम m लिख दे रहे हैं, 2 भी तो एज इट इज रह रहा है, तो ये जो j प्लस 1 जो हम लिख रहे हैं, या चाहे जो हम j डैश प्लस 1 लिख रहे हैं, चाहे j डबल डैश प्लस 1 लिख रहे हैं, उसकी जगह हम m लिख रहे हैं, और यहाँ पर इसीलिए हम m की वैल्यू को +-1 या +-2 +-3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर m का क्या मतलब हुआ, m स्टैंड फॉर j डबल डैश प्लस 1 इन इक्वेशन 1, तो m की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन नंबर 2 में j डबल डैश प्लस 1 की जगह हमने m लिखा है, और इक्वेशन नंबर 3 में हमने j डैश प्लस 1 की जगह m लिखा है। तो और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बार 0 इज कॉल्ड द बैंड ओरिजिन और बैंड सेंटर, यहां से हमारी जो लाइंस हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है, इसको हम बैंड ओरिजिन या बैंड सेंटर बोलते हैं, अभी डायग्राम आएगा ना बेटा तब मैं समझा दूंगी। तो दस द वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम वुड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ लाइंस विद इक्वल स्पेसिंग ऑफ 2b सेंटीमीटर इनवर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बैंड ओरिजिन, ओमेगा बार 0, यानी ओमेगा बार 0 अगर ये है तो इसके दोनों तरफ हमें इक्वली स्पेस्ड लाइन मिलती है, ठीक है। ये वाली हमारी होती है डेल्टा जे -1 के लिए, और इधर होती है हमारी डेल्टा जे प्लस 1 के लिए, ये वाली हमारी पी ब्रांच कहलाती है और ये हमारी आर ब्रांच कहलाती है, वही चीज इसमें आगे लिखी हुई है। अच्छा फिर क्या है, द बैंड ओरिजिन इटसेल्फ विल नॉट अपीयर बिकॉज एम कैन नॉट बी 0, अब यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है, m की वैल्यू 0 कब होगी, m की वैल्यू देखो 0 कब होगी, हम क्या लिख रहे हैं, m इज इक्वल टू, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करूं, देखो इक्वेशन नंबर 3 में j डैश प्लस 1 की जगह तो लिखा हुआ है m, तो j डैश प्लस 1, अब अगर मैं ये कह रही हूं m की वैल्यू अगर मुझे 0 चाहिए, तो ये 0 किस केस में हो सकती है, जब j डैश की वैल्यू में -1 कर दूं, -1 +1 तभी तो 0 आएगी। या इक्वेशन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इक्वेशन नंबर 2 में m की वैल्यू है j डबल डैश प्लस 1, ठीक है, तो 0 कब होगी, जब j डबल डैश -1 होगा, लेकिन कोई भी क्वांटम नंबर क्या -1 से शुरू होता है, जितने भी लेवल्स होते हैं हमारे वो हम क्या शुरू कर रहे थे, j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 1,
जीरो से शुरू कर रहे थे, नेगेटिव से नहीं शुरू कर रहे थे। तो किसी भी रोटेशनल क्वांटम नंबर हो चाहे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हो, यहाँ पर तो हम रोटेशनल की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वांटम नंबर हमारा -1 हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए m की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पर m की वैल्यू को जीरो कर देंगे, ये m की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो ये 2b वाली फॉर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी। तो ये न्यू बार जो है हमारी ओमेगा बार जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि हमें ना ओमेगा बार जीरो पर भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिल रही है, लाइन मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि m जो है हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। द लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव वैल्यूज ऑफ m एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, यानी नेगेटिव डेल्टा जे इज इक्वल टू -1, जब हम m को नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे इसकी, यानी जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, वहां पर हम अगर -1 कर दें, देखो एक सेकंड में इसको फिर से वो करती हूँ। द लाइन्स कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू -1 एट लोअर फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ ओमेगा बार जीरो आर कॉल्ड पी ब्रांच लाइन्स, यानी ये वाली वैल्यू में, ठीक है। अगर मैं देखो m की वैल्यू को -1 कर दूं यहाँ पर, तो अगर मैं ये -1 कर दूं तो ये ओमेगा बार जीरो -2b तो हो जाएगा ये, ठीक है, यानी माइनस में आ रही है वैल्यू। जब ये बीच में माइनस साइन आता है तो वो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी साइड जाती है, ओमेगा बार जीरो से कम पर, ठीक है, क्योंकि हम ओमेगा बार जीरो से तो माइनस कर रहे हैं इसको, तो ओमेगा बार जीरो में से कम कर दिया हमने, तो इसलिए वो लोअर फ्रीक्वेंसी साइड गई, ठीक है। और उनको हम पी ब्रांच लाइंस बोलते हैं। मैंने अभी बताया आपको, ये अगर ओमेगा बार जीरो है तो इधर हमें पी मिलती है और इधर हमें आर मिलती है। ये वाली डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस, नेगेटिव वाली वैल्यूज में पी ब्रांच मिलेगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू में आर ब्रांच मिलेगी, ठीक है। वाइल दोज कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एम, तो हायर फ्रीक्वेंसी साइड यानी ओमेगा बार जीरो में हमें प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 थी वो ओमेगा बार जीरो थी प्लस 2b और j डबल डैश प्लस 1 थी, ठीक है। तो यहां पर हम m की वैल्यू को क्या करेंगे, प्लस में पुट करेंगे, प्लस में पुट कर, देखो इस वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 में m की वैल्यू को प्लस में पुट करेंगे तो प्लस ही रहेगा, यानी ओमेगा बार जीरो में हमें और फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ रही है, ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटी हमें ऐड करनी पड़ रही है। जब ऐड करनी पड़ेगी तो हम आगे की साइड जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो हमें आर ब्रांच लाइंस मिलती हैं। और इन्हीं लाइंस को हमने एक टेबल की फॉर्म में बताया हुआ भी है, देखो यहाँ पर अगर हमें पहली लाइन मिलेगी P1, मैं एक बार रेड वो ले लेती हूँ, P1 के लिए क्या होगा, इसका मतलब हमारा ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है। देखो ये जो हमारी P वाली ब्रांच आती है डेल्टा J इज इक्वल टू -1, और -1 कब हो सकता है, जब हम क्या कर रहे हैं, हम लोअर लेवल हमारा क्या मान रहे थे, हम लोअर लेवल था हमारा J डबल डैश और हायर लेवल था J डैश। तो डेल्टा J -1 कब आ सकता है, जब हम J डैश माइनस J डबल डैश करें, और देखो J डैश इसमें वैल्यू क्या लिख रखी है, जीरो, और J डबल डैश की वैल्यू क्या लिख रखी है, माइनस वो 1 लिख रखी है, तो जीरो -1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ना। तो ये हमारा जो है 1 से यानी कि J डबल डैश 1 से जब J डैश जीरो में ट्रांजिशन होगा, ठीक है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या, अच्छा ये ओमेगा बार जीरो हट गया, ये बेटा सब पे ना ओमेगा बार लगा लेना, ये मेरा ना हमेशा हट जाता है, इस सब पे ओमेगा बार जीरो आप अपने आप से कर लीजिएगा, सब पे है ये बेटा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है। और ये ओमेगा बार जीरो -2b क्यों मिल रहा है हमें, देखो ये हमारी डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू में यहाँ पर हमें सिर्फ J डैश की वैल्यू पुट करनी है, इस वाली वैल्यू में, ठीक है, ये जो मैंने रेड से लाइन खींच दी है, J डैश की वैल्यू सिर्फ। अब देखो यहाँ पर J डैश की वैल्यू क्या है, जीरो आ रही है P1 के लिए। अब वापस जाओ, यहाँ पर J डैश अगर मैं जीरो कर दूंगी तो जीरो प्लस वन क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ओमेगा बार जीरो -2b तो आंसर आएगा, तो इसलिए ये ओमेगा बार जीरो -2b आंसर आया है, ठीक है। अच्छा, तो आपकी ये इक्वेशन क्या बनी थी, -2b में J डैश प्लस 1 ही तो करना है हमें, तो हमारी जो इक्वेशन है एक्चुअल में वो क्या है, J डैश प्लस 1 है, ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमें सिर्फ J डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये डेल्टा एप्सिलॉन की वैल्यू पुट आ जाएगी। P2 ब्रांच हमें कब मिलेगी, P2 ब्रांच हमें कब मिलेगी, डेल्टा J तो हमें -1 ही रखना है, और हमारा फॉर्मूला J डैश माइनस J डबल डैश रहेगा, तो J डैश हमारा कितना है, 1, अरे भैया J डैश है हमारा 1 और माइनस, और J डबल डैश क्या है 2, आंसर फिर भी हमारा -1 ही आएगा, ठीक है। और हम अपने फॉर्मूला में क्या करेंगे, ओमेगा बार जीरो -4b क्यों मिला है, क्योंकि J डैश की वैल्यू हमें जो यहां पर लिखी है, अरे भाई
जे डैश की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखी है तो हम इस वाले फॉर्मूला में 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 भी तो ऑलरेडी है, तो 2 से 2 बी इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा 4 बी। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, ऐसे P3 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा बार 0 माइनस 6 भी, अब की बार जे डैश की वैल्यू क्या निकली है, क्या सी बता रही है भाई, तो जे डैश की वैल्यू अगर हमारी 2 निकली है तो हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में जे डैश प्लस 1 था ना, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 2 जा 6, तो ये हम मतलब कुल मिलाकर बेटा ये वाला बात है कि जो हमारा ये फॉर्मूला हमने लिखा है ना, -2b और जे डैश प्लस 1, बस आप इस P1 P2 P3 में जाते चले जाएंगे और J1 की जे डैश की वैल्यू बस यहाँ पुट करते चले जाएंगे, तो बस उससे जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पर निकलती चली जाएगी, ठीक। और ऐसा ही आपको करना है जब हम आर ब्रांच के लिए, आर ब्रांच में क्या कर रहे थे हम, ओमेगा बार 0 है, माइनस नहीं होगा आपकी बार प्लस होगा। देखो हमारा ये फॉर्मूला था, ये वाला, ये हमारा था आर ब्रांच के लिए, जब प्लस होगा ना ओमेगा बार 0 प्लस प्लस हमारा यहाँ इधर की साइड आता है ना आर, तो 2b, अब की बार हमें जे डबल डैश की वैल्यू रखनी है बस इस फॉर्मूला में, तो हमारा फॉर्मूला है ओमेगा बार 0 प्लस 2b और जे डबल डैश प्लस 1। तो देखो जे डबल डैश इसमें क्या लिखा है 0, तो जब मैं यहाँ 0 पुट करूंगी तो 0 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बार 0 2 भी निकलेगा आंसर, तो ये ओमेगा बार 0 2 भी निकला। फिर इसी में फॉर्मूला में अब हमें जे डबल डैश की वैल्यू क्या रखनी है 1, अगर मैं इस फॉर्मूला में 1 रखू, इसकी जगह मैं 1 रख दूं, 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2, और 2 से फिर 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b, तो ये ओमेगा बार 0 ओमेगा बार 0 प्लस 4b, तो इसी तरह से हम वैल्यू रखते चले जाएंगे। और दूसरी चीज, हम यहाँ पर डेल्टा जे जो कर रहे हैं वो प्लस 1 ले रहे हैं, और डेल्टा जे प्लस 1 लेने का क्या मतलब हुआ कि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम जा रहे हैं, हमारा तो फाइनल से ये, हम तो इसमें से जे डैश माइनस जे डबल डैश ही कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन के लिए देखो, इस इक्वेशन में जे, क्वेश्चन में कह रही ट्रांजिशन में जे डैश इज इक्वल टू 1 है तो हमने 1 रखा, फिर माइनस रखा, जे डबल डैश क्या है 0, इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो डेल्टा जे की वैल्यू आपको +1 ही मिलेगी। अब इस वाले केस में देख लो, जे डैश कितना है 2, तो हमने रखा 2 माइनस, और जे डबल डैश कितना है 1, तब भी आंसर 1 आएगा। इसमें देख लो, जे डैश हमारा है 3, जे डबल डैश है 2, तो इज इक्वल टू 1, तो ये सब जगह आपको 1, डेल्टा जे इज इक्वल टू +1 ही मिलेगा। ये तो आप निकाल लोगे, ठीक है, R1 R2 R3, और ये हमारी ये भी निकल जाएंगी किस तरह से हम, और +1 का ही हमें डिफरेंस रखना है या -1 का हमें डिफरेंस रखना है। तो आप एक चीज ये देखिए कि दोनों की जो वैल्यूज हैं उसमें कोई चेंज नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंज हो रहा है। ये ओमेगा बार 0 -2 भी है, तो ये ओमेगा बार 0 +2 भी है। और यहाँ पर देखो P1 है और ये हमारा R1। अच्छा एक चीज और रह गई है इसमें, ये जो कहाँ कुछ रह गया था ना, हाँ ये इसका डायग्राम आएगा अब इसका बेटा, नहीं हाँ हाँ R0 और P1, ठीक है। अब देखो, ये तो आप समझ सकते हैं, इसको तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइंस अभी मैंने आपसे डिस्कस की वो लाइंस यहाँ पर शो कर रखी हैं, देखो ये हमारी है P1 लाइन, ये हमारी P2, ये बीच में होता है सेंटर, यहाँ पर हमारा बैंड सेंटर, मेरे सीधी सीधी लाइन तो नहीं खींच पाई बेटा, ये होता है बैंड सेंटर। बैंड सेंटर से इधर की साइड हमारा डेल्टा जे -1 है, इसीलिए ये हमारी P ब्रांच है, ठीक है। ये डेल्टा जे +1 है, इसीलिए हमारी ये Q ब्रांच है, ठीक है। अरे Q ब्रांच कहाँ से आई, R ब्रांच है, कहाँ मेरा दिमाग जा रहा है। क्यू ब्रांच हमें यहाँ मिलती है जब डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 होता है, वाइब्रेशन लेवल में चेंज होगा लेकिन रोटेशन लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी अगर नीचे 1 से शुरू हो रहा है तो ऊपर भी 1 में ही पहुंचेगा, है ना। देखो इसको हम पहले पी ब्रांच समझा देती है, तो ये P1 है, ये P2 है, फिर P3 है, P4 ऐसे बढ़ गई आगे। ऐसे ही यहाँ पर भी ये R से शुरू कर लेंगे हम, ये R वाली ब्रांच है, R1 कर लो, R2 कर लो, R3 कर लो, इसको इस तरह से पहुंचाया गया, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, P1 हमारा, हम वही बोल रहे थे ना कि हम J डैश डेल्टा जे इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो देखो अब P1 कहां से मिली, P1 मिली के लिए हमारे जे डबल डैश कहां से शुरू हुआ, देखो यहां से शुरू हुआ है, ये जे डबल डैश इज इक्वल टू 1, और डेल्टा जे की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, हायर लेवल यानी जे डैश में से जे डबल डैश को माइनस करेंगे। अब देखो ये वाली जो P1 वाली ब्रांच है, अब जे डैश वाली वैल्यू में किसको टच कर रही है, 0 वाले लेवल को, जे डैश ये वाली वैल्यू ना, जे डैश इज इक्वल टू, जो ये लोअर लाइन है ये 0 है, जे डैश की वैल्यू ये 1 है, फिर ये 2 है, साइड में लिखा हुआ भी है ये 3 है, फिर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। और नीचे किसको टच कर रही थी, ये 1 को, ये दूसरी लाइन थी ना नीचे वाली सबसे 0 है, और दूसरी लाइन हमारी 1 है,
फिर ये 2 है, 3 है, जो ये 1 2 3 बोल रही हूँ, जे डबल डैश का नंबर बोल रही हूँ। तो हमारा जे डैश का नंबर इस केस में क्या है, P1 के लिए देखो, P1 के लिए हमारा ये है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर माइनस जे डबल डैश का हमारा क्या नंबर है, कहां से ट्रांजिशन शुरू हुआ, जे डबल डैश इज इक्वल टू 1 से, तो ये हमने 1 लिख दिया। आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारी पहली लाइन यहाँ पर मिलती है, P1 वाली, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी लाइन हमें कहां से मिल रही है, P2 के लिए हम क्या कर रहे थे, हमारे जे डबल डैश की वैल्यू क्या हो रही है, जहां से ट्रांजिशन शुरू हो रहा है, बस आप वो वाली लाइन का नंबर देख लीजिए। तो ये सबसे नीचे 0 है, फिर 1 है, ये 2 है, तो ये 2 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और खत्म कहाँ हो रहा है, खत्म ये 1 पे हो रहा है। जे डैश इज इक्वल टू 1 है, तो जे डैश की वैल्यू 1 लिखी, और जे डबल डैश हमारा 2 है, भी आंसर -1 आएगा। तो हर डिफरेंस जो है हमारा डेल्टा जे -1 आ रहा है, इसी वजह से ये P1 P2 P3 मिल रही है। ऐसे ही हम R1 R2 को देख सकते हैं। R1 हमारा शुरू कहां से हो रहा है, 0 लेवल से, जे डबल डैश 0 लेवल से, ठीक है। खत्म कहां पर हो रहा है, जे डबल डैश 1 में खत्म हो रहा है। तो हमारी जो इनिशियल, वो फाइनल माइनस इनिशियल है, वो हमें करके देखना है। तो जे डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, जे डैश हमारा पहला ट्रांजिशन हमारा कहां पर खत्म हुआ, हमारा ट्रांजिशन खत्म हुआ यहाँ पर 1 पर। शुरू कहां से हुआ था, जे डबल डैश से, और जे डबल डैश की किस वैल्यू से, 0 से, तो आंसर हमारा +1 में निकलेगा। ऐसे ही आप R2 के लिए कर सकते हैं। R2 कहां से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, और खत्म कहां हुआ है, 2 पर खत्म हुआ है, तो इसलिए हम इसको 2 -1 करेंगे, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप सारे लेवल में देखेंगे, डेल्टा जे आपको +1 ही मिलेगा। और ये जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है, ये सारे रोटेशनल लेवल्स हैं, जो येलो लाइन से बनाए हुए हैं बेटा, वो सारे रोटेशनल लेवल्स हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा v इज इक्वल टू 0 है, और ये पूरा ऊपर का हमारा v इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। बीच में हमारा बैंड सेंटर होता है, बैंड सेंटर पर हमें कोई ट्रांजिशन नहीं मिलता, कोई लाइन नहीं मिलेगी। राइट हैंड साइड पर डेल्टा जे इज इक्वल टू +1, तो ये हमारी R ब्रांच, ये हमारी P ब्रांच, ठीक है। और डेल्टा जे अगर हमारा 0, जैसे हमने साइड में लिखा हुआ भी है बेटा, व्हेन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन इज नॉट अकम्पनीड बाय रोटेशनल चेंजेस, जब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो हो लेकिन रोटेशनल में, रोटेशनल जो क्वांटम नंबर है उसमें कोई चेंज ना हो, तब हमें क्यू ब्रांच मिलती है। तो दिस इज अ सेट ऑफ वेरी क्लोज स्पेस लाइन। और ट्रांजिशन क्या होगा, डेल्टा वी में तो +1 का चेंज है, लेकिन डेल्टा जे हमारा 0 है, यानी जे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हमारा नीचे से ट्रांजिशन 4 से शुरू हो रहा है, ऊपर जाकर भी वो 4 पर ही खत्म होगा, वो 4 पर ही खत्म होगा, ठीक है। पेन ही चलना बंद हो गया। नीचे अगर वो 5 से शुरू हो रहा है, तो ऊपर भी वो 5 पे ही खत्म होगा। मेरा तो नीचे ही खत्म हो जाता है, चल ही नहीं रहा ऊपर तक पेन, ठीक है। नीचे अगर 6 से शुरू होगा, तो ऊपर भी वो 6 तक ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जे की वैल्यू, मतलब जे की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जो हमारी ब्रांच होती है, ये हमारी क्यू ब्रांच होती है, ठीक। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अगर डेल्टा जे की वैल्यू में -2 चेंज हो, तो वो हमारी ओ ब्रांच होती है, वो इससे भी पहले हो जाएंगी। और डेल्टा जे इज इक्वल टू अगर +2 हो जाए, तो वो हमारी एस ब्रांच होती है। तो ये OPQRS लाइन से होता है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं कि अगर -2 है तो O, -1 है तो P, 0 है तो Q, फिर +1 है तो R, और +2 है तो S। ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलती है। और इस बेसिस पर अगर हम जो इसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, वो स्पेक्ट्रम हमारा ये ओमेगा बार 0 से हमने शुरू कर लिया। ये बैंड सेंटर होता है हमारा, बैंड सेंटर से इधर की साइड हमारी पहली रोटेशन लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। रोटेशन लाइन नहीं, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रम है। तो ये हमारी ब्रांच है, आर ब्रांच, ठीक है। और इधर हमारी पी ब्रांच है। तो इधर है P1 P2 P3, और इधर है R0 R1 R2। ये R0 इसलिए क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। ये तो हमारी 1 से ही स्टार्ट हो रही थी ऊपर जाकर, जब हम जा रहे थे इसमें, देखो ये हमारी यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम इसको P1 बोल दे रहे हैं, ठीक। R0, ये थोड़ा सा चेंज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं बेटा, ये P1 ना करके ना, ये तो P1 ही रहेगा। ये जो है आप इसको R0 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही जाने क्या आज गोला घूमने में लगा पड़ा है। ये इसको R0 कर लीजिएगा, ये R1 कर लीजिएगा, R2, और ये R3, यहाँ R4, और ये R5, ऐसे। बेटा खुद से समझ लेना, सबसे ऊपर वाला R0 करना है, ये तो मेरा इस पे चलता ही नहीं है, इस टेबल पे तो ये देखो, अब डिफरेंस देख रहे हैं आप, यहाँ पर डिफरेंस कितना मिले, और आप यहाँ पर भी देख सकते थे, ये जो टेबल में देख रहे हैं डिफरेंस, यहाँ पर माइनस, ये देखो जैसे यहाँ पर +2 भी है, नीचे 4 भी हो गया, तो 2 भी और 4 भी
में 2b का डिफरेंस है, फिर 4b से 6b हो गया, 6b से 8b हो गया, 8b से 10b हो गया, तो 2b का डिफरेंस चल रहा है। तो वही 2b का डिफरेंस यहाँ पर दिखाया हुआ भी है। तो अगर कोई पूछे कि P1 और R0 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, यानी पहली आर ब्रांच और पहली पी ब्रांच के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2b और ये डिस्टेंस भी 2b है, तो दोनों के बीच में 4b का डिफरेंस होगा, वही दिखा रखा है। और ये 2b जो लिखा हुआ है ये दो लाइंस के बीच का है, चाहे वो दो पी ब्रांच हो और चाहे वो दो आर ब्रांच, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस ये है। तो ये सब कुछ था आज वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पी क्यू आर ब्रांचेस क्या होती हैं और वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अब इसके बाद हम इस वॉन ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन का ब्रेकडाउन जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।